को तोड़कर इजराइल ने गजा में जंग को फिर से शुरू किया तो जंग यही नहीं रुका, बल्कि हूती भी जंग के मैदान में उतर आया। एक तरफ वो इजराइल के ऊपर मिसाइल बरसा रहा है तो दूसरी तरफ रेड सी में अमेरिका को भी खुली चुनौती दे रहा है। उधर हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल का सीज फायर ध्वस्त हो गया है। 4 महीने के बाद दोनों फिर से जंग के मैदान में उतर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज ऑल आउट वॉर की चर्चा इसलिए क्योंकि ईरान के सभी प्रॉक्सी एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग के मैदान में हैं। हालात पिछले साल के सितंबर अक्टूबर की तरफ फिर दिखाई दे रहे हैं और अब तमाम जो सीज फायर थे वो ध्वस्त हो गए, चाहे हमास के साथ या फिर हिजबुल्लाह के साथ। हूती ने भी तब सीज फायर की स्थिति पैदा की थी जब हमास के खिलाफ इजराइल ने हमले बंद कर दिए थे, लेकिन अब हूती पिछले 5 दिनों के भीतर देखें तो 5वां बड़ा हमला इजराइल की जमीन पर बोल चुका है। इस बार फिर से इजराइल के एयरपोर्ट और एयरबेस हूती के बैलिस्टिक मिसाइल के निशाने पर थे। हालांकि इजराइल ने कहा है कि उसने समय रहते इंटरसेप्ट करते हुए हूती के बैलिस्टिक मिसाइल को फिर से ध्वस्त कर दिया है, लेकिन आप देखिए तो एक के बाद एक हूती के हमले लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की सुरक्षा को चैलेंज दे रहे हैं और एयर रेड सायरन इजराइल के हर हिस्से में बजता नजर आ रहा है। वो इलाका मेटुला जो कि लेबनान से लगा हुआ है, जहां पर पिछले 4 महीने से शांति थी, वो शांति भी ध्वस्त हो चुकी है और वहां भी देखिए तो लगभग 6 से 7 रॉकेट हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए, जिसके बाद इजराइल ने एक बार फिर से अपने एयरफोर्स और फाइटर जेट लेबनान में उड़ाए और तकरीबन हिजबुल्लाह के 6 से 7 बड़े ठिकानों पर बम बरसाने का दावा किया जा रहा है। इसमें 7 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, बच्चे भी मारे गए हैं। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो लेबनान हो या इजराइल, गजा हो या फिर यमन या फिर रेड सी का इलाका, ये समूचे इलाके एक बार फिर से तकरीबन 1200 से 1500 किलोमीटर के वॉर जोन में तब्दील नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने शासन संभालने के बाद मिडिल ईस्ट में शांति की बात की थी, लेकिन ये शांति हासिल नहीं हो पाई। उल्टा बाइडेन ने जो जंग छेड़ा था उससे बड़ा जंग इजराइल के साथ मिलकर ट्रंप छेड़ चुके हैं। ट्रंप की धमकियों पर अगर गौर करें तो हूती के हमले के लिए ट्रंप ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान भी पूरी तरह से तैयारी में है क्योंकि उसके ऊपर भी किसी भी वक्त हमला बोला जा सकता है। इस बीच एक बड़ा डिसीजन अमेरिका ने लिया है। अमेरिका रेड सी में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। ट्रूमैन ऑलरेडी यहां पर था, जिसको लगातार हूती अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बना रहा था। ये देखते हुए कि वहां पर और ज्यादा डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर दिया है अमेरिका ने, जो कि जापान और कोरिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। इस वक्त मैं जो देख रहा हूं मूवमेंट, उसके मुताबिक तकरीबन ये मान के चलिए 10 से 15 दिन बाद एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचेगा और तकरीबन 2 कैरियर ग्रुप के साथ अब अमेरिका का प्रेजेंस रेड सी में आप समझिए कि इस तरह का होगा कि एक तरफ वो ईरान को और दूसरी तरफ वो यमन में हूती को डील कर सके। हम देख रहे हैं कि विंसन को भेजना, एयरक्राफ्ट कैरियर विंसन को रेड सी में भेजना का मायने बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आप गौर करिए तो ये तकरीबन न सिर्फ न्यूक्लियर संपन्न है, बल्कि ये टाइकोंडेग्रा ग्रुप का अगर हम कहें क्लास का गाइडेड मिसाइल अपने ऊपर इक्विप्ड किए हुए है। साथ ही इसमें 2 बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े नेवल प्रेजेंस और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा कदम यहां हमें दिखाई दे रहा है। इस बीच आप देखें तो हिजबुल्लाह से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर जारी है और ऐसे में नॉर्दर्न बॉर्डर पूरी तरह से दहलता दिखाई दे रहा है। यहां पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का जो फायर है उससे लेबनान की सेना भी जो है पूरी तरह से चौकन्नी है और वो कह रही है कि ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट कर सकता है और ज्यादा खतरनाक स्थिति को ग्रहण कर सकता है। दूसरी तरफ आप गजा में देखिए तो रमजान के दिनों में ही जो कत्लेआम इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, हर दिन मारे जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तकरीबन अभी जो फ्रेश स्ट्राइक हुई उसमें 45 लोग मारे गए हैं। अगर आप समूचे वॉर के दौरान की बात करें तो 50,000 की संख्या में गजा में लोग इजराइल और हमास के बीच के जंग में मारे जा चुके हैं। तकरीबन 1.25 लाख लोग घायल हैं। इस बीच एक और ऑर्डर इजराइल ने दिया है कि जो रफा का इलाका है उसे खाली किया जाए। गजा में रफा का इलाका जो है वहां से जनमानस मूव कर जाए, क्योंकि यहाँ पर भारी बमबारी होने वाली है। ये इलाका जो है वो भी दरअसल खतरे की घंटी बजा रहा है। इस बीच हूती की तरफ से अल हूती ने जो दावा किया है वो अपने आप में नेतन्याहू के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, जो कह रहा है कि मिसाइलों के जखीरे को वो किसी वक्त इजराइल के खिलाफ कुछ इस कदर छोड़ सकता है जिससे तेल अभी पूरी तरह से जलकर खाक हो जाए। इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ जो दरअसल प्रदर्शन है वो भी तेज हो गए हैं। वो प्रदर्शन पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ आपको दिखाई दे रहे हैं तेल अवीव की तरफ, बल्कि इसे हम देख सकते हैं कि दरअसल
जैसे ही गजा के ऊपर इजराइल ने हमला दोबारा शुरू किया, वो परिवार जिनको ऐसा लगता था कि सीज फायर के दौरान जो लोग हैं अभी बंधक बचे हुए वापस निकल आएंगे, उनकी संभावना पूरी तरह से धूमिल हो गई है और इसलिए उन परिवारों को लोग बेचैन हैं। तकरीबन 59 लोग अभी भी हमास के पास बंदी हैं, जिसमें से 24 जो हैं वो जीवित बताए जा रहे हैं, लेकिन वो वापस आ पाए इसकी संभावना बिल्कुल हम कह सकते हैं कि धूमिल हो गई है, खंडित हो गई है, जिसके कारण ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त इजराइल और अमेरिका इस मोड में है कि वो न सिर्फ ईरान के खिलाफ बल्कि ईरान के तमाम प्रॉक्सीज के खिलाफ जंग को और ज्यादा आगे बढ़ा पाए और इसलिए हम देख रहे हैं कि न सिर्फ गजा में, न सिर्फ आप देखिए यमन में, बल्कि अब तो लेबनान में भी हमले तेज हो गए हैं, वहां भी जंग शुरू हो गई है। इस बीच अगर हम देखें तो 15 तारीख से लेकर अब तक अमेरिका ने तीसरा बड़ा हमला यमन पे बोला है। एक बार फिर से हदीदा के एयरपोर्ट पर बम बरसाए गए हैं और सदा में भी हमला जोरदार किया गया है। यहाँ पर भी कितनी जान माल की क्षति हुई है इसका कोई आंकड़ा निकल कर नहीं सामने आया है, लेकिन आप देखें तो तकरीबन 15 दिनों के भीतर, 2 हफ्ते के भीतर तीसरा बड़ा हमला अमेरिका का यमन की जमीन पर हुआ है और इस हमले को ईरान ने फिर से एक बार हम कहें तो वॉर क्राइम की संज्ञा दी है और हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो लगातार अमेरिका को एक तरफ से चैलेंज दे रहा है और अमेरिका इन सभी हमलों के पीछे ईरान की जिम्मेदारी तय कर रहा है और ऐसे में वो वक्त भी अब समीप आता हुआ दिखाई दे रहा है जब इस ऑल आउट वॉर में अमेरिका और ईरान किसी वक्त आमने सामने हो सकते हैं। जाहिर है ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी की जो रणनीति है वो इस वक्त हम देखें तो गजा से लेकर यमन तक और आप देखें तो ईरान से लेकर लेबनान तक पूरे वॉर जोन को क्रिएट कर चुकी है। ट्रंप के शासन व्यवस्था में जिस शांति की बातें थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जिस गजा में शांति बहाल करने के वादे किए जा रहे थे वो अब सिर्फ फलसफा साबित हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो रमजान के इस महीने में जिस तरह से ओआईसी की बैठक हुई थी या फिर हम कहें कि इस्लामिक देशों की, अरब देशों की बैठक इजिप्ट में हुई थी, उसके फैसले भी किसी भी तरह से किसी पेपर बुलेट से ज्यादा दिखाई नहीं देते, क्योंकि अब तमाम इस्लामिक देश इस हमले को, इस जंग को देख रहे हैं, लेकिन उनके पल्ले ये पूरा जंग कतई नहीं पड़ रहा। उनका इंटरफेरेंस कहीं भी इस जंग में दिखाई नहीं दे रहा और पूरी तरह से ईरान अपने प्रॉक्सीज के साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस जंग को लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी नज़र लगातार इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। हर अपडेट से आपको हम रूबरू कराते हैं और कराते रहेंगे। इस वक्त की स्थिति में हमें ये देखना बेहद दिलचस्प है कि किस तरह से ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट करते हुए ईरान तक किसी वक्त जा सकता है और ये एक न्यूक्लियर वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। इस जंग पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाज़त।